हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई एक डिसऑर्डर नहीं होता, देयर आर ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्योंकि हर लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, तो इसीलिए डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग जो कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मैल अडेप्टिव होते हैं। ठीक है, उनकी थिंकिंग भी इनफ्लेक्सिबल होती है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही होती है। उनकी फीलिंग और उनका बिहेवियर, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, वो भी इनका इनफ्लेक्सिबल होता है और माल अडेप्टिव होता है। मीन्स कि जो नॉर्मल होना चाहिए ना, वो नहीं होता, माल अडेप्टिव होता है। और ये क्या काज करते हैं, दे काज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शन। एक तो ये खुद भी डिस्ट्रेस होंगे, ठीक है, इनको खुद को भी कोई सुकून नहीं होगा, और जो सोशली ये एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, तो सोशली भी इनके जो रिलेशनशिप है वो भी इम्पेयर होंगे दूसरे लोगों के साथ, और इनकी जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी, just because of their inflexible and maladaptive thinking and behaving or feeling। क्योंकि जिस तरह से दूसरे लोग सोच रहे हैं उस तरह से वो नहीं सोचते और ना ही वो बिहेव करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ में। तो इनको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। सो द पैटर्न, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पैटर्न होता है वो एक तो स्टेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई फिर अगेन वो सही हो गए, तो उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं कहते। सही है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोस्टली एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होती हैं। अब इनके जो बिहेवियर होते हैं ना, वो डेविएट करते हैं कल्चरल एक्सपेक्टेशन के साथ। जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जो नॉर्मल बनते हैं वो इस तरह से बिहेव करने चाहिए, इनका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो कल्चरल एक्सपेक्टेशन से डेविएट करता है। अब वो इन फोर में से कोई दो जो है ना एरियाज इनमें हो सकता है। पहली एरिया क्या है, कोग्निशन, यानी वो किस तरह से दूसरों को परसीव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, खुद को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरों को और इवेंट्स को किस तरह से वो सोच रहे हैं और किस तरह से उनको देख समझ रहे हैं। तो पहले तो आ गया उनका कोग्निशन। सेकंड है अफेक्टिविटी, इमोशनल रेस्पॉन्स, रेंज और इंटेंसिटी। वो कौन सी चीज़ के लिए कितना रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, अगर रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर वो चुप खामोश हैं। तो इनका दूसरों के लिए या फिर खुद के लिए इमोशनल रेस्पॉन्स जो है वो कौन सा है और कितना है। थर्ड है इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, रिलेशन विथ अदर्स। वो इनके जो रिलेशनशिप है वो दूसरों के साथ, खुद के साथ किस तरह से हैं। और उनका इम्पल्स कंट्रोल, क्या उनको हर चीज़ पर कंट्रोल है या नहीं है, खुद पर कंट्रोल है या नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं पहले जो है ना बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ होता है, गिल्ट होता है, और बहुत सारे लोगों को कंट्रोल नहीं भी होता। ठीक है, सो पर्सन जो है ना उसको खुद को अवेयरनेस नहीं होगी, वो खुद कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरा बिहेवियर है ना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको अपना बिहेवियर सही लगेगा, ये नहीं मानेगा कि मैं बीमार हूँ। तो इसीलिए वो कंटिन्यूअसली अपने उस इनफ्लेक्सिबल और माल अडेप्टिव बिहेवियर को स्टेबल रखता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। सो अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो डिवाइडेड है क्लस्टर्स में। देयर आर 3 क्लस्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ और अकॉर्डिंग टू DSM-5। पहला कैरेक्टर और क्लस्टर है ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए वाले जो लोग होते हैं ना वो ओड और एसेंट्रिक होते हैं, मीन्स सोशली विथड्रॉल और सस्पिशियस ज़्यादा होते हैं, उनको दूसरों के ऊपर यकीन नहीं होता, हर चीज़ में सस्पिशियस होते हैं, हर लोगों के ऊपर जो है ना वो शक करते हैं।
इनमें जो है ना पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल आ जाते हैं। सेकंड वन है ड्रामेटिक और इमोशनल। ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो अटेंशन सीकर जैसी होती हैं और इनका बिहेवियर एरेटिक बिहेवियर, ठीक है, इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है। इसमें जो डिसऑर्डर आ जाते हैं वो है एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्टेरियोनिक और नार्सिसिस्ट। ये 4 जो डिसऑर्डर है ना ये क्लस्टर बी में आ जाते हैं। क्लस्टर सी वाले एंशियस और फियरफुल होते हैं, ठीक है, हर चीज़ से वो डर जाते हैं, बहुत घबराते हैं। इनमें जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वो है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव। इन लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और फियरफुलनेस भी ज़्यादा होती है। तो अब हम इन क्लस्टर को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है और किस तरह से वो बिहेव करते हैं। सो क्लस्टर ए, जिनका बिहेवियर जो होता है वो ऑड और एसेंट्रिक होता है। पीपल इन दिस क्लस्टर अपीयर स्ट्रेंज, विथड्रॉन एंड सस्पिशियस। एक तो आपको वो बहुत स्ट्रेंज लगेंगे, विथड्रॉन लगेंगे और सस्पिशियस होंगे। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना क्लस्टर ए वाले डिसऑर्डर्स की है। इसमें पहला डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड जो है वो पैरानोया से लिया हुआ है, जिसका सिंपली मतलब है शकी इंसान। मीन्स वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको डिसट्रस्ट का मसला होता है और मिसट्रस्ट का। सस्पिशियस ये ज़्यादा होते हैं। द पर्सन बिलीव्स अदर आर ट्राइंग टू हार्म और डिसीव देम। हर वक्त उनको ये लगता है कि जो उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना वो उनको कोई हार्म पहुंचाएंगे या फिर उनको धोखा देंगे। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनके ट्रेड देखें तो ये हर वक्त दूसरों की लॉयल्टी के ऊपर डाउट करेंगे, होल्ड ग्रजेस, हर वक्त दूसरों के ऊपर शक करेंगे, सस्पिशियस ज़्यादा होंगे और इनोसेंट जो रिमार्क्स है ना उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो है ना हमें थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, थ्रेट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट रिफ्यूज टू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ नर्सिस सेइंग यू विल यूज़ इट अगेंस्ट मी। एक पेशेंट है जो कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको ये लग रहा है कि आप मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना उसको मेरे ही खिलाफ यूज़ करेंगी। तो ये वाले लोग जो होते हैं ना ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं। सेकंड है इसका टाइप स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनका जो पैटर्न होता है ना वो डी अटैचमेंट वाला होता है। वो सोशल रिलेशनशिप्स के साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती, डी अटैच होते हैं वो। और उनकी जो इमोशनल एक्सप्रेशन है ना वो भी लिमिटेड होती है, इसीलिए इनको कोल्ड भी बोला जाता है, इमोशनली कोल्ड। एक्सप्रेशन एक तो इनकी कम होती है बहुत, और उसके अलावा इनका सोशल रिलेशनशिप के साथ कोई भी इनकी अटैचमेंट नहीं होती। इनकी ट्रेड की बात करें तो ये ना अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता, एंड इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिज़म। मीन्स इन लोगों को कोई केयर नहीं होती कि आपकी कोई प्रेज करे या फिर क्रिटिसिज्म, ठीक है। इस वजह से ये जो है ना लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो कि अलोन रह रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर रहा है और डजेंट फील लोनली और विश फॉर रिलेशनशिप। उसको ये भी फील नहीं हो रहा कि मैं अकेला हूँ या फिर मुझे रिलेशनशिप की कोई नीड है। वो बिल्कुल डिटैच होते हैं सोशल रिलेशनशिप के साथ। नेक्स्ट, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनका जो पैटर्न होता है ना वो अक्यूट डिस्कम्फर्ट होता है इनको क्लोज रिलेशनशिप में, ठीक है। उनके जो भी इनके रिलेशनशिप होते हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं ना उनमें उनको अक्यूट डिस्कम्फर्ट होता है और उनकी थिंकिंग भी डिस्टॉर्टेड होती है और उनका बिहेवियर जो है वो एसेंट्रिक होता है। मीन्स ये बहुत ओड होते हैं। इनकी की ट्रेट की बात करें तो इनकी स्पीच, उनका ड्रेसिंग स्टाइल ओड होता है, जैसे कि उर्फ़ी, ठीक है। अब उर्फ़ी तो उसको जो ना स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन उनको उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका बात करना, हर चीज़ आपको उनकी ओड लगेगी और वो मैजिकल थिंकर होते हैं। वो इस तरह से बिलीव करते हैं कि वो ना दूसरे लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं और उनको सोशल एंजाइटी होती है। सही है। सो अ पेशेंट वियर अनयूजुअल क्लॉथ एंड से आई कैन सेंड मैसेज थ्रू द स्टार। इस तरह की अगर कोई बातें कर रहा है और उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी कुछ ओड है, अनयूजुअल है,
तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि सर्दियों वाले कपड़े पहन लिए हैं, तो ये भी अनयूजुअल क्लॉथ है ना। या फिर स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है तो वो फैंसी ड्रेस पहन के आ गए हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है ये स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी होती है। देन है क्लस्टर बी। क्लस्टर बी, अब ये ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं और इनका बिहेवियर एरेटिक होता है। इन इंडिविजुअल्स का जो इमोशन होता है वो इमोशंस इनके अनस्टेबल होते हैं और इनके जो इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव बिहेवियर भी इनका अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें टाइप आ जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसका जो पैटर्न है वो ये है कि दे आर डिसरेस्पेक्ट फॉर अदर राइट एंड वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म एंड लॉज। यानी जो सोशल लॉज हैं या फिर नॉर्म्स हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते, उनको रिजेक्ट करते हैं और ये हर वक्त दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ना ही इनमें कोई एम्पैथी होती है। इनकी की ट्रेड्स की बात करें तो ये डिसीटफुल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और इनको किसी की भी कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन रिपीटेडली लाइज, स्टील और हार्म अदर विदाउट गिल्ट, ठीक है, उनको गिल्ट भी नहीं होता। इस तरह की किसी की भी अगर कैरेक्टर है किसी का तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको। नेक्स्ट, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनका जो पैटर्न होता है ना वो इनमें एक तो अनस्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, उनका जो सेल्फ इमेज है ना वो भी उनको इनस्टेबल लगता है, उनके इमोशंस और इनको इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी स्टेबल नहीं हो पाते और इनकी सेल्फ इमेज और इमोशन जो है ना वो भी अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फियर ऑफ अबंडमेंट, इनको हर वक्त ये लगता है कि जो लोग हैं उसको धोखा देंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे। इनमें मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से ये खुद को हार्म भी दे सकते हैं। सेल्फ हार्म ये लोग खुद को बहुत देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो कि क्या करते हैं, अपनी आर्म के ऊपर कट्स लगाते हैं, ठीक है, कट्स लगाना, खुद को किसी चीज़ से बीट करना, तो ये है सेल्फ हार्म की निशानी, यानी ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हैं। इनकी आइडेंटिटी जो होती है वो भी अनस्टेबल होती है क्योंकि ये खुद की सेल्फ इमेज या फिर जो उसके खुद के इमोशंस होते हैं ना उसको ये मीन्स कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता, अपनी सेल्फ इमेज से सेटिस्फाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पर्सन लव्स द नर्स वन मोमेंट एंड एंगरली एक्सक्यूज देम ऑफ नेग्लेक्ट द नेक्स्ट। मीन्स इनको मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। इस तरह के अगर किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनके जो पैटर्न होते हैं ये एक्सेसिव इमोशनल होते हैं, ठीक है, इमोशनलिटी इनकी एक्सेसिव होती है और ये अटेंशन सीकर होते हैं। की ट्रेड्स की बात करें तो ये ड्रामेटिक होते हैं, सेडक्टिव होते हैं, ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे आर ऑलवेज नीड्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, हर वक्त इनको अटेंशन चाहिए होती है, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ड्रेसेस फ्लैम्बेंटली एंड एग्जैजरेट सिम्टम्स टू गेन अटेंशन। एक हॉस्पिटल में पेशेंट है जो कि बहुत अपनी सिम्टम्स को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जस्ट फॉर अटेंशन सीकिंग, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स होती हैं, ठीक है, ज़्यादा मेकअप करती हैं और ज़्यादा शोर वगैरह करती हैं क्लास में ताकि अटेंशन जो है वो उनके ऊपर जाए। तो इस तरह के जो अटेंशन सीकर होते हैं उनको हम हिस्टेरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनमें जो पैटर्न होता है ना वो ग्रैंडियोसिटी का होता है, इनको ग्रैंड आइडियाज़ होते हैं, हर वक्त इनको एडमायरेशन की नीड होती है और इनमें एम्पैथी नहीं होती, लैक ऑफ एम्पैथी, ठीक है, दूसरों के लिए कोई भी इनको हमदर्दी नहीं होती, हमेशा इनको खुद की एडमायरेशन, खुद की तारीफ़ सुननी होती है और इनको ग्रैंड आइडियाज़ होते हैं। मीन्स हमेशा वो ये फील करता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सबसे आला हूँ, ठीक है, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा ना कोई बेहतर नहीं है, इस तरह के उसको आइडियाज़ होते हैं।
और हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दें, जैसे कि मैं किंग हूँ। एंड ये दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लैक ऑफ एम्पैथी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन डिमांड द बेस्ट हॉस्पिटल एंड रूम एंड बिलिटल्स स्टाफ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अजीम इंसान हूँ, इसलिए मेरे लिए ना बेस्ट हॉस्पिटल होनी चाहिए, बेस्ट रूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए। तो ये वाले लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं। नेक्स्ट, क्लस्टर सी वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा एंशियस होते हैं और फियरफुल उनका बिहेवियर होता है। दीज इंडिविजुअल शो फियरफुल अवॉइडेंट बिहेवियर, ठीक है, और फिर लिंक टू एंजाइटी, इनको एंजाइटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपको ये हमेशा फियरफुल नज़र आएंगे, या फिर इनके बिहेवियर जो होंगे वो अवॉइडेंट होंगे। जैसे इसका टाइप आ जाता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनका जो पैटर्न है ना, वो ये है कि ये सोशल इवेंट्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सोशल इनहिबिशन इनकी होती है, सोशल इवेंट्स में नहीं जाते, ना ही कोई सोशल एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी मीन्स उनको लगता है कि अगर हम किसी भी सोशल इवेंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम मैच नहीं होंगे, एम्बेरसमेंट फील होगी उनको, और जो है ना लोग उसको देखकर अजीब अजीब बातें बनाएंगे, लेकिन असल में बातें नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी उसको ये फील होगा कि मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा, सही ना, मैं नहीं होऊंगा वहाँ पर। इनएडिक्वेसी की उनको फीलिंग होती है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा ही कुछ इनको हाइपर सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। थोड़ा भी कहीं अगर इसको इन लोगों को कहीं कहे ना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोशल कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, ताकि कोई इनको रिजेक्ट ना कर लें, या फिर इनकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो ना हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी कोई इनको कहे तो इनकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट रिफ्यूज़ टू अटेम्प्ट ग्रुप थेरेपी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उनको मिलाकर हम थेरेपी देते हैं, लेकिन पेशेंट जो है ना वो रिफ्यूज़ कर रहा है, ये बोलेगा कि ना लोग जो है ना मेरे ऊपर हंसेंगे। तो ये वाली पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये वाले जो लोग होते हैं इनको एक्सेसिव नीड होती है टू बी केयर्ड फॉर, लीडिंग टू सबमिसिव एंड क्लिंजिंग बिहेवियर मीन्स दूसरों के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ये ही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो केयर है वो ज़्यादा रखी जाए। इनके की ट्रेड्स की बात करें तो ये कोई भी डिसीजंस जो है ना वो नहीं ले सकते खुद के बिहाफ पर, हमेशा इनको दूसरों की नीड होती है, हमेशा दूसरे लोगों से हेल्प मांगते हैं, इतनी कदर कि वो अपनी ड्रेसेस जो है ना वो भी सिलेक्ट नहीं कर पाते, अपने आउटफिट जो भी हैं उसको भी सिलेक्ट नहीं कर पाते। उनको बार बार रीअश्योरेंस की नीड होती है कि ये काम मैंने सही किया है, नहीं किया, और इनको सेपरेशन का फियर ज़्यादा होता है कि लोग जो उनके साथ रह रहे हैं वो उनसे दूर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो उनसे दूर हो जाएंगे तो उनके जो सारे काम हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट कंस्टेंटली आस्क द नर्स टू मेक ऑल चॉइस फॉर देम मीन्स वो खुद की चॉइस के ऊपर नहीं चलेगा, वो नर्स को बार बार बोलेगा कि आप मेरे लिए ये करें, कौन सी जो है ना मैं चीज़ को सिलेक्ट करूं, मीन्स आप मुझे चॉइसेस दें, खुद वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इनमें पैटर्न ऑफ प्री ऑक्यूपेशन होता है विथ ऑर्डर लाइन्स, परफेक्शनिज्म इनको ज़्यादा होती है, कंट्रोल एंड एक्सपेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपने रूल्स के ऊपर ओवरली फोकस्ड होते हैं, अपनी लिस्ट, अपने स्केड्यूल, परफेक्शनिस्ट और रिजिड होते हैं मीन्स ये चाहते हैं कि उनका हर काम जो है वो टाइम पर हो, और जो भी रूल्स है उसके मुताबिक हो, जिस टाइम पर मैंने जो चीज़ स्केड्यूल की है उसी टाइम पर ही होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स है जो कि कंटिन्यूसली ये इंसिस्ट कर रही है कि हर चीज़ जो है ना राइट होनी चाहिए, अगर इनका कोई काम राइट नहीं होता या फिर उनका प्लान चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से ये एंशियस हो जाते हैं कि ये वाला काम इस टाइम पर नहीं हुआ, तो बहुत घबरा जाते हैं इसकी वजह से।
तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हर काम जो है ना वो परफेक्ट करते हैं, टाइम पर करते हैं। काजेस की बात करें तो किस वजह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर देखें तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। ब्रेन में एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल चेंजिंग इन ब्रेन एरियाज जो कि रेगुलेट करती है इमोशंस एंड इस इम्पल्स कंट्रोल को, जिसमें एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आ जाते हैं। इनमें अगर चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में अगर सीरोटोनिन की लेवल लो हो जाए या फिर डोपामीन की लेवल इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से भी इम्पल्सिविटी और एग्रेशन जो है वो हो सकती है, जो कि अगेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लीड कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादा लिंक्ड होते हैं सीरोटोनिन डिसफंक्शन और पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि चाइल्डहुड ट्रामा, इमोशनल और फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, नेगलेक्ट और लॉस ऑफ पेरेंट, तो इनकी वजह से भी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो हो सकते हैं, जैसे कि इनसिक्योर अटैचमेंट, पुअर पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग लीड टू अनस्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ एंड रिलेशनशिप, यानी पेरेंट्स जो हैं वो अगर चाइल्ड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, तो उनमें जो है ना अनस्टेबल सेंस होगा सेल्फ एंड रिलेशनशिप का। मेल अडॉप्टिव कोपिंग रिजिड या फिर हार्मफुल वेज ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस बिकम लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न। मीन्स कि लॉन्ग टर्म आप किसी भी बिहेवियर पैटर्न को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि रिजिड है और हार्मफुल है, तो इसकी वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली एक बच्चा है जिसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो जब वो बड़ा होगा ना तो उसमें जो पर्सनैलिटी होगी वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होगी, वो दूसरों को अवॉइड करेंगे क्योंकि उनको हर वक्त ये फील होगा कि जो लोग हैं मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे। ओके, तो ये भी एक काज है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। नेक्स्ट, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट, कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ अफेक्शन और इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, इन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। कल्चरल और सोशल स्ट्रेसर जैसे कि पॉवर्टी, सोशल आइसोलेशन और माइग्रेशन स्ट्रेस, पीयर इन्फ्लुएंसेस में अर्ली एसोसिएशन विथ एग्रेसिव और मैनिपुलेटिव पीयर्स, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, तो इसमें कोई सिंगल क्योर नहीं होती, बट ट्रीटमेंट जो है वो हेल्प करती है टू मैनेज सिम्टम्स, इम्प्रूव फंक्शनिंग एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस। अब इनकी जो ट्रीटमेंट होती है यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है और फोकस करती है उनके बिहेवियर और इमोशनल रेगुलेशन के लिए। लेकिन ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो पर्सनैलिटी को ख़त्म कर ले, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है ना वो कोई डिजीज़ नहीं है जिनको हम मेडिसिन से ख़त्म करें। इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, इनके बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, इनके इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोथेरेपी जो है वो मेन ट्रीटमेंट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के लिए, जैसे कि सीबीटी। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज करते हैं डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को जो कि मोस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में होती हैं। डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, इसमें हम इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बेस्ट होती है। साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट को, यानी जो पास्ट में ट्रामा होते हैं ना, बच्चों के साथ ट्रामा पास्ट में हुए हैं जो कि उनको याद नहीं है लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अफेक्ट हो रही है, जैसे कि क्लस्टर बी एंड सी वाले लोग। ग्रुप थेरेपी जो है वो इम्प्रूव करती है सोशल इंटरेक्शन एंड एम्पैथी, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है अवॉइडेंट एंड डिपेंडेंट वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब अवॉइडेंट वाले लोग हमेशा क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए जो सोशल इंटरेक्शन और ग्रुप थेरेपीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट, मेडिकेशन की बात करें तो ये हम सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक ड्रग फॉर पर्सनैलिटी,
बट जो मेडिकेशंस होती है वो एसोसिएटेड सिम्टम जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इम्पल्सिविटी है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट, सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वाला टाइप जो है वो हम मूड स्विंग और डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्लोक्सीटाइन और सर्ट्रालिन। मूड स्टेबलाइज़र जो होती हैं वो इम्पल्सिविटी और एग्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, इसके एग्जांपल्स हैं लिथियम और वाल्पोरेट। देन एंटीसाइकोटिक जो कि डिस्टॉर्ड थिंकिंग और पैरानोया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इसमें रेस्पेरिडोन और ओलिंजापाइन ड्रग्स आ जाती हैं। ये जो उसकी एबनॉर्मल थिंकिंग है और पैरानोया जो कि सस्पिशियस होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीसाइकोटिक का यूज़ किया जाता है। एंजियोलाइटिक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती हैं फॉर सिवियर एंजाइटी, तो डायज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम जो है वो सिवियर एंजाइटी को शॉर्ट टर्म में ट्रीट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट देखें और साइको सोशल सपोर्ट देखें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, तो इसमें हमने मेंटेन करना होता है कंसिस्टेंट बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, यूज़ काम एंड नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी उसको जजमेंटल कुछ कहेंगे तो उनको ये, अगर वो अवॉइडेंट है तो उनको ये लगेगा कि नर्स भी मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो हमने काम रहना है, नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उनको हमने इनकरेज करना है सेल्फ अवेयरनेस उनकी, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको, और उनकी सोशल स्किल्स जिनको नहीं है उनको प्रमोट करेंगे, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ उनकी प्रमोट करेंगे, उनको हम इन्वॉल्व कराएंगे फैमिली थेरेपी में ताकि उनके जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो सके, और उनको हम इंश्योर करेंगे कि आप सेफ़ हैं। और इफ़ देयर इज़ अ सेल्फ हार्म रिस्क, स्पेशली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग, तो उनमें हम सेफ्टी जो है ना वो इंश्योर करेंगे कि वो लोग खुद को कोई हार्म ना दें। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो दिस वाज द होल अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।